हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राइट्स को पढ़ेंगे। राइट्स यानी अधिकार। अधिकार क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसका प्रमुख तत्व और इसके प्रकार क्या क्या है, इसे आज हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिकार क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक कि मनुष्य को अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। और फिर जो है किसी राज्य का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य को कुछ अधिकार दिया जाता है, कुछ अधिकार प्राप्त होता है। ये वे सुविधाएं होती है जिनके उपयोग या उपभोग के लिए व्यक्ति को किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर हर काम के लिए अगर मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं है और हर एक काम के लिए हमेशा आदेश लेने का जरूरत हो तो फिर वो आदमी नहीं जी पाएगा। तो इसीलिए जो है अधिकार हमें सबसे पहले है कि अधिकार तो हमें जन्म के साथ ही मिल जाता है। भले उसमें कुछ अधिकार को राज्य जो है अपने पास रखते हैं और कुछ अधिकार हमें देते हैं ताकि जीवन यापन सही तरीका से कर सके। और किसी भी व्यक्ति का बिना अधिकार का उसके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो आगे हम जानते हैं इसे हम डिटेल से कि इसका प्रयोग जो है वह शासन के विरुद्ध जाकर भी कर सकता है। जैसे जब अधिकार है, भले कुछ अधिकार जो हमें मिला है उसका उपयोग कर रहे हैं, और जो है भी और नहीं मिला है तो बाद में हमें ये कहा जाएगा कि ये अधिकार आपका नहीं है। तो ये सारे अधिकार है, जितने भी हम उपयोग करते हैं वो सारा अधिकार है। तो ये वे कार्य होते हैं जिन्हें करने की शक्ति हमें संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ हम अधिकार का जो है अर्थ, परिभाषा और कुछ तत्व के बारे में जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, तो राज्य और व्यक्ति के क्या संबंध होने चाहिए, यह विषय उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन राजनीति शास्त्र है। अब प्राचीन काल से ही व्यक्ति के महत्व को समझा गया है। यही कारण है कि उसके विकास के लिए राज्य द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दिया गया है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने अधिकार को परिभाषित किए हैं। तो किस तरीका से परिभाषित किए हैं और कौन कौन विद्वान परिभाषित किए हैं उसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले हेरोल्ड लॉस्की के अनुसार हम जानते हैं कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता है। आगे टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और उन्हें मान्यता दी जाती है। ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है। हॉलैंड का कथन है, यानी उन्होंने परिभाषा दिया है कि अन्य व्यक्तियों के कामों को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज के विचारों तथा बल पर प्रभावित करने की व्यक्ति की क्षमता को अधिकार कहते हैं। और सबसे सटीक परिभाषा विल्डे ने दिया है कि विशेष कार्य में स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। तो इन सारी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अधिकार किसी नागरिक के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के विकास की वे महत्वपूर्ण और आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके बिना नागरिक के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता है। अब हम जानते हैं कि अधिकार का तत्व क्या है। पहला है कि अधिकार समाज और राज्य से बाहर नहीं है। पहला पॉइंट है, अधिकार जो है समाज और राज्य से बाहर नहीं है। अधिकार केवल समाज अथवा राज्य में ही पाए जाते हैं, समाज के बाहर अधिकार आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है, यह एक दावा है, यह भी एक तत्व है अधिकार का। तो अधिकार जो है समाज के विरुद्ध एक मांग होती है जो समाज द्वारा स्वीकृत है। ये मांग तर्क पर तथा शुद्ध आचरण पर आधारित होती है।
केवल वही मांगे अधिकार बनती है जिन्हें समाज जो है व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक समझता है। तीसरा तत्व है अधिकार विकासशील होते हैं। अब जैसे जैसे जो अधिकार हमें अपना देश जिस समय आजाद हुआ 1947 में, अब जो अधिकार हमें उस समय मिला और वही अधिकार और उतना ही अधिकार अभी नहीं है। अभी कुछ अधिकार को जो है लोप भी हुआ है और कुछ अधिकार हमें प्राप्त भी हुआ है। तो अधिकार, इसका मतलब है कि अधिकार भी गतिशील है। जैसे एक सजीव वृक्ष ले लीजिए या फिर व्यक्ति है या फिर कोई भी आदमी है, वो बढ़ता है यानी वो गतिशील है, समय भी गतिशील है। तो उसी अनुसार से अधिकार को भी गतिशील कहा गया है कि अधिकार जो है गतिशील है या विकासशील भी है, इसमें विकास भी होता है। अब मैंने कहा कि जो अधिकार हमें 1947 में जितना मिला था उससे कहीं अधिक अभी अधिकार है। जैसे जैसे सुविधाएं जो है बढ़ रही है तो अधिकार भी हमें धीरे धीरे और ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो एक तरह से कहिए गतिशील कहिए या विकासशील कहिए, तो अधिकार जो है विकासशील है। जैसे जैसे इसका मैं डिफिनेशन कर देती हूँ कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, परिस्थितियां बदलती है, वैसे वैसे अधिकारों में भी परिवर्तन होता जाता है। चौथा तत्व है कि राज्य जो है अधिकारों की रक्षा करता है। अब कैसे रक्षा करता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकार हमें मिला है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। इससे मैं फंडामेंटल राइट्स को अगली क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। फंडामेंटल राइट्स जो है हमें ये संविधान से मिला है, जिसमें कि 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत सारे अधिकार हमें प्राप्त है। अब इस अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो ये भी अधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं कि इन्होंने जो है मेरा अधिकार का हनन किया है। तो इसीलिए कहता है कि जो हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है क्यों हनन किया गया, इसके लिए जो है राज्य को आदेश देता है कि ये अधिकार क्यों हनन हुआ है। तो राज्य जो है देखता है कि अधिकार कैसे इसका हनन हुआ है, तो उसकी वो रक्षा भी करती है। अगला पॉइंट है यानी तत्व है कि अधिकार सर्वव्यापी है। तो कैसे सर्वव्यापी है? अधिकारों की सत्ता सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है। अधिकार का प्रयोग एक वर्ग सीमित नहीं होना चाहिए, यानी अधिकार जो है कोई वर्ग विशेष के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार हर एक मनुष्य को मिलना चाहिए और हर एक मनुष्य को मिला है। ठीक है। अगला तत्व है अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर संबंधित है। अब अधिकार और कर्तव्य कैसे संबंधित है? तो अधिकार और कर्तव्यों के संबंध होता है। प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य की भावना निहित होता है। समाज जो है अधिकारों का मान्यता देता है, तो मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह समाज के दूसरे अधिकारों का भी मान्यता देता है, यानी सम्मान करना। अब जैसे कि हमें अधिकार है घूमने फिरने का, जैसे हम लोग रोड पे निकलते हैं क्योंकि हमें अधिकार है चलने का, बोलने का, सब कुछ करने का। अब मान लीजिए कि उस रोड पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो मेरा ये होना चाहिए कि हमें भी चलने का अधिकार है, तो इसलिए उसे भी चलने का अधिकार है। अब हमें उसका जो है गला नहीं उतार सकते हैं या उसे हम रोड पर से चला नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं कि नहीं हमें अधिकार प्राप्त है, आप क्यों चल रहे हो। नहीं, हमें अधिकार प्राप्त है तो उसे भी अधिकार प्राप्त है। तो इसीलिए जो है अधिकार और कर्तव्य, वो भी सही तरीका से रोड पे चले, हम भी चलें, तो ये कर्तव्य है, एक दूसरे का कर्तव्य। अगला तत्व है अधिकार का, अधिकारों का प्रयोग सामाजिक भलाई के लिए। तो अधिकार जो है नागरिक को समाज से प्राप्त होते हैं,
तो उसका कर्तव्य भी है कि अपने अधिकारों का उपयोग समाज के हित में करे। अगला तत्व है अधिकार असीमित नहीं होते हैं, यानी अधिकार आपको मैंने पहले भी बताया कि असीमित नहीं होता है, सीमित है। व्यक्ति को वही अधिकार दिया जाता है जो विवेक तथा सदाचार पर आधारित होता है। किसी भी व्यक्ति को चोरी करने तथा हत्या करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकार केवल लोकतंत्र में ही संभव है। साम्यवादी तानाशाही या सैनिक तानाशाही में अधिकारों का उतना महत्व नहीं दिया जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि अधिकार कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा अधिकार जो है हमें मिला है। तो अधिकारों का जो है कई प्रकार का है, जैसे प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होता है? अब थोड़ा सा हम वेस्टर्न थॉट के संबंध में, वेस्टर्न थॉट जो है, थिंकर्स जो हैं वेस्टर्न, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, थॉमस, जेफरसन, इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। इनका मानना है कि कुछ अधिकार मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त है। हालांकि मनुष्य को जन्मते ही सारा अधिकार मिल जाता है, ये सारे प्राकृतिक अधिकार ही हैं। भले समाज में अच्छे तरीका से, आदर्श तरीका से रहने के लिए सरकार जो है कुछ अधिकार देते हैं और कुछ अधिकार अपने पास रख लेते हैं, लेकिन अधिकार हमें जन्म के साथ ही सारा अधिकार मिल जाता है। तो सरकार कुछ अपने पास रखे, कुछ हमें दिया, तो इसीलिए जो है कहता है कि कुछ नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल है, लेकिन राइट्स जो है हमेशा नेचुरल ही होता है। चलिए देखते हैं समाज में इसका क्या ये है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सारे विद्वानों ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया है। उनका मानना है कि कुछ अधिकार मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त है। जैसे रूसो, हॉब्स, लॉक आदि का मानना था कि राज्य के जन्म से पूर्व प्राकृतिक अवस्था थी और उसमें मनुष्य बिना किसी बंधन के असीमित रूप से अधिकारों का प्रयोग किया करते थे। ये पहले की बात है। और फिर आधुनिक युग में भी जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम मानव इतिहास में किसी समय का पता नहीं चलता जब समाज और राज्य नहीं थे। दूसरे, अधिकारों का प्रयोग समाज में ही होता है। तीसरा, प्राकृतिक अधिकारों की सूची के विषय में इसके समर्थक स्वयं एक मत नहीं है। तो ये प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा है नैतिक अधिकार मोरल राइट्स, यानी व्यक्ति के नैतिक व्यवहार से संबंधित अधिकार नैतिक अधिकार है, से नीति संबंधित। तो इनका आधार धर्मशास्त्र, सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता आदि हुआ करता है। तो इन अधिकारों को राज्य का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए इनको ना मानने पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है, पर उसे समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति चोर है, अब जो चोर है वो धार्मिक नहीं हो सकता है, या जो व्यक्ति 100% झूठ बोलता है फिर वो धार्मिक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि उसका तौर तरीके, बड़ों को छोटों से सम्मान प्राप्त करना, अध्यापक का आदर करना और उनकी आज्ञा मानना, गरीबों की सहायता करना आदि, ये सब चीज जो है ये नैतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार तो बहुत है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है आर्टिकल 12 से 35 तक जो है अधिकार ही अधिकार है। फिर भी जो है इसे हम शॉर्ट में यहाँ पे बताती हूँ, और अगले क्लास में सिर्फ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं बताऊंगी, भाग 3 में। और आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। तो पहला जो है समानता का अधिकार। पहले हम इसका डेफिनेशन करते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या।
वे अधिकार जिनके बिना मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसलिए इनकी राज्य के संविधान के द्वारा जो है व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करता था, कुलीन तंत्र और तानाशाही शासनों में भी ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन ज्यों ज्यों लोकतंत्र का विकास होता गया, ये अधिकार दिया जाने लगा। आज अमेरिका के अलावा भारत, जापान यानी पूरे वर्ल्ड में जो है कुछ देश को छोड़ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो जहाँ भी है लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहाँ इन सारे अधिकारों को प्राप्त है। तो उसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7 अधिकार था। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन करके 1976 में ही संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो पहले 7 अधिकार था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, और अभी वर्तमान में 6 अधिकार है जो मैंने अभी बताया। और फिर अगला है, फिर आगे है चौथा पॉइंट है वैधानिक अधिकार। वैधानिक यानी लीगल यानी कानूनी अधिकार। तो ये अधिकार जो राज्य द्वारा दिए जाते हैं, उनका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है, तो इसे हम वैधानिक अधिकार कहते हैं। तो इस वैधानिक अधिकार को भी जो है कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है नागरिक या सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार वे अधिकार है जिनके बिना सभ्य जीवन असंभव है। इनका प्रयोग राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को दिया जाता है। अब इस सामाजिक अधिकार के अंतर्गत भी 7-8 अधिकार है। तो वो कौन सी अधिकार है? तो पहला है जीवन का अधिकार। अब ये जीवन का अधिकार क्या है? मनुष्य के सामाजिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का अधिकार, क्योंकि जब देश में 3 प्रकार का आपातकालीन लगता है, ये तीनों प्रकार के जब आपातकालीन अलग अलग समय में लगता है, ऐसा नहीं कि तीनों आपातकालीन एक ही बार लग जाता है, तो इस आपातकाल में भी मनुष्य का सारा अधिकार खत्म हो जाता है। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो है, ये अधिकार में इसके अंतर्गत भी जीवन का अधिकार को नहीं छीना जाता है। ये अधिकार हमेशा बना रहता है, चाहे किसी भी तरह का आपातकाल देश में लग जाए, जीवन का अधिकार हमेशा रहता है। तो मनुष्य के जो है सामाजिक अधिकारों में सबसे ये महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इस अधिकार के बिना अन्य सब अधिकार व्यर्थ है। इस अधिकार का अर्थ है कि ना तो किसी व्यक्ति पर कोई आक्रमण कर सकता है और ना ही उसके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो इस अधिकार की रक्षा के लिए जो है राज्य आत्महत्या के लिए भी जो है दंड देता है। हम आत्मरक्षा के लिए दूसरे को भी मार सकते हैं, लेकिन बल प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरा है विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मनुष्य एक मननशील प्राणी है और वह अपने अधिकारों को दूसरों तक पहुंचाता है। अतः प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह राज्य की समस्या के बारे में लिखकर या भाषण देकर जनता के सामने रख सके। सरकार या अन्य कोई व्यक्ति उसके अधिकार पर रोक न लगाए। आगे है संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार जो है, यह वह अधिकार है कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई हुई या पैतृक रूप से मिली हुई संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार भोगने का अधिकार। अगला है समुदाय बनाने का अधिकार। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज में ही संभव है। तो मनुष्य अपने विकास के लिए भिन्न भिन्न संस्थाएं या संघ या और कुछ भी बना सकते हैं, जिससे वे अपने हितों की रक्षा कर सके। और प्रजातंत्र के राज्य में जो है मनुष्य जितना चाहे संस्था बना सकती है, क्योंकि ये हमें संविधान से ये अधिकार हमें मिला हुआ है।
अगला पॉइंट है कि पारिवारिक जीवन का अधिकार। तो यह अधिकार भी प्रत्येक देश के नागरिकों को दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। इसमें विवाह के अलावा उत्तराधिकार और बच्चों के अधिकार भी शामिल होता है। अगला पॉइंट है कि आवागमन का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने देश में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सके और जहां चाहे वहां जाकर अपना कारोबार कर सके। सरकार कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष पर किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए इस आधार पर रोक दिया जाता है कि उसका वहां जाना राष्ट्रहित है। ठीक है, राष्ट्रहित के विरुद्ध जो है। इसके अलावा देश के नागरिकों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने, सैर करने, घूमने फिरने, इलाज करवाने, अन्य किसी कारण से वहां जाने का अधिकार होना चाहिए, पर सरकार कभी कभी इसे रोक भी देते हैं। उसका कारण कुछ अलग होता है। अगला पॉइंट है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर में विश्वास करने या ना करने, अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करने या ना करने, ये सारा अधिकार जो है प्राप्त है। फिर अगला है शिक्षा का अधिकार। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों की उचित शिक्षा का प्रबंध करे। वर्तमान काल में प्रजातंत्रीय शासन में जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। अतः राज्य को एक निश्चित अवस्था तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा है, होनी चाहिए। शिक्षा जहाँ नागरिकों को साक्षर बनाता है, वहाँ उनके जीवन निर्वाह के साधन भी उपलब्ध कराता है। अगला पॉइंट है समझौते का अधिकार। समझौते का अधिकार संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। समझौता दो दलों के बीच होता है जिसके द्वारा एक दूसरे पर उत्तरदायित्व स्थापित करते हैं। ठीक है, और फिर अगला है वैधानिक अधिकार में पहला था नागरिक या सामाजिक अधिकार, जिसके अंतर्गत ये 8 प्रकार का आपको अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। अब दूसरा है राजनीतिक अधिकार। अब राजनीतिक अधिकार में है कि मतदान देने का अधिकार है, हम मत दे सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये दूसरा अधिकार है। सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार, ये तीसरा अधिकार है। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, इसमें नागरिकों को अपनी शिकायतों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से सरकार के सामने जो है आवेदन पत्र द्वारा भेजने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है कानून के सामने समानता का अधिकार। तो ये सारे जो है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा है आर्थिक अधिकार, ये भी हमें जो है संविधान से ही मिला हुआ है। तो व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निम्न प्रकार का अधिकार है, जिसमें काम का अधिकार। तो राज्य को प्रत्येक नागरिक को उनकी योग्यता अथवा सामर्थ्य के अनुसार काम देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है मजदूरी का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को उसके काम की उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए। उसकी न्यूनतम मजदूरी भी राज्य निश्चित करता है और इसमें कम मजदूरी किसी भी मजदूर को नहीं मिलना चाहिए, ये भी जो है सरकार जो है हम लोगों को देती है। तीसरा है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। अच्छे राज्य अपने नागरिकों को पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेकार है तो राज्य उसे आर्थिक सहायता भी देते हैं। अगला है अवकाश का अधिकार। व्यक्ति मशीन नहीं है जो बिना थके निरंतर काम करते रहे। काम से थकने के बाद व्यक्ति को आराम करने और मनोरंजन करने के लिए भी अवकाश प्राप्त है, ये भी हमें अधिकार प्राप्त है। अवकाश के समय ही व्यक्ति शांति से बैठकर स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है और अपने नए विचारों को जन्म दे सकता है। अगला है काम करने का अधिकार। काम करने के लिए निश्चित समय का अधिकार। तो आधुनिक युग में जो है राज्य द्वारा कानून पास करके काम करने के लिए समय भी निश्चित कर दिया जाता है ताकि मजदूरों का शोषण ना किया जा सके। इस निश्चित समय से अधिक समय काम लेने की स्थिति में अधिक मजदूरी दी जाती है। तो ये जो है अधिकार का सारा जो है समाप्त होता है और इसका नोट्स जो है आपको PDF नीचे लिंक में मिल जाएगा। ठीक है।